Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine, safe and sound. Please stay at home and stay safe. I am Sidra Jamil with the new topic from chapter number 10, that is the mechanism of breathing. You can say this is the main topic of your chapter number 10 because इसमें हमने gaseous exchange को डिस्कस किया है. सो जब तक हम ह्यूमन बीइंग में गैसेस एक्सचेंज को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमें एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज की समझ नहीं आएगी. ठीक है. सो गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से हुआ था वो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि एल्विलाई जो है एक्चुअली वहाँ पे ही ऑक्सीजन मौजूद है जो कि ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर देती है और ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देती है. दिस इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, जिसको हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब आपको पता है कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को हमने अंदर लेके जाना है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और ये जिस प्रोसेस के ज़रिए होता है उसको कहते हैं ब्रीदिंग. ठीक है. ब्रीदिंग एक एक्चुअली हमारे पास फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की. ठीक है. और जब तक ये मूवमेंट नहीं होगी तब तक ब्रीदिंग का प्रोसेस नहीं होगा और उसी मूवमेंट को आज हमने मैकेनिज़्म की फॉर्म में डिस्कस करना है कि एक्चुअली कौन कौन सा पार्ट क्या क्या रोल प्ले करता है. ठीक है. सो इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को हमने बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है जिनको हम कहते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन भी कहते हैं बट दीज आर द मेन टर्म्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट, सो दिस इज़ कॉल्ड इनहेलेशन. और जब हम हवा को बाहर लेके आते हैं टू गेट रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन. अब मेन बात जो है दैट इज़ द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, वो कौन कौन सी ऐसी आप कह सकते हैं मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व हैं चीज़ें जो कि इस मैकेनिज़्म को फ्रूटफुल बनाती हैं. अब मज़े की बात यह है कि अगर आप लोग इसी इंट्रोडक्शन में से इन बॉडी पार्ट्स को याद कर लोगे तो उन बॉडी पार्ट्स में जो एक बार चेंज आएगा वो इनहेलेशन होगा और उसी चेंज का ऑपोजिट जो है बिल्कुल वाइस वर्सा जो है वो एक्सहेलेशन होगा. सो इसको याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. दैट इज़ वेरी इजी. ठीक है. सो टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें शामिल हैं जी इंटरकॉस्टल मसल्स. वो मसल्स जो रिब्स की सराउंडिंग में मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल. ठीक है. और इसमें रिब्स शामिल होती हैं. इसके अलावा इसमें डायफ्राम शामिल होता है. ठीक है. डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, एक मसल्स का स्ट्रक्चर है. डोम शेप का मतलब होता है गुंबद नुमा. ठीक है. जिस तरह से गुंबद बना हुआ होता है ना, सेमी सर्कल सा, बिल्कुल वैसा ये स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं. एंड इट प्लेज अ वेरी बेसिक रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. उसके बाद थोरेसिक कैविटी है यानी चेस्ट कैविटी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कि आपके लंग्स मौजूद हैं, रिब्स, ये सारी चीज़ें उसी कैविटी के अंदर पाई जाती हैं. सो थोरेसिक कैविटी भी यहाँ पे रोल प्ले करती है. देन है हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ लंग्स. ठीक है. जब तक लंग्स रोल प्ले नहीं करेंगे तब तक ये सारे का सारा मैकेनिज़्म जो है वो बेकार जाएगा. जी, अब हम इनको वन बाय वन दोनों फेजेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनहेलेशन होगी और किस तरह से एक्सहेलेशन होगी. ठीक है. सो बेसिक पार्ट्स वही हैं. अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि पार्ट्स आपने इससे प्रीवियस जो बात मैंने आपको बताई उसमें से याद कर लेने हैं और जो अब मैं बात बता रही हूँ इंस्पिरेशन, सिर्फ इसको याद कर लेंगे तो इसका उलट जो है वो एक्सपिरेशन हो जाएगा. ठीक है. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था इंटरकॉस्टल मसल. तो जैसे ही इंस्पिरेशन का मैसेज मिलता है तो इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. ठीक है. अब इनके सिकुड़ने की वजह से, चूंकि ये रिब्स के साथ जुड़े हुए हैं ना, रिब्स के ही मसल्स हैं, सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स पे भी तो कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा. तो रिब्स क्या हो जाती हैं, रेज, ऊपर को उठ जाती है. आप बेशक अभी सांस लेके देख सकते हैं कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं. आपकी ये जो चेस्ट का पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर को उठता है जस्ट फॉर द बिकॉज ऑफ रिब्स आर रेज्ड.
देन डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। डायफ्राम चूँकि डॉम शेप था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो लोअर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, फ्लैट सरफेस की तरफ या फ्लैट शेप की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। अब आप ज़रा इसको इमेजिन करके देखें कि रिब्स ऊपर को उठ गई हैं, डायफ्राम नीचे चला गया है, तो फिर थोरेसिक कैविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये थोरेसिक कैविटी में सारा कुछ हो रहा है ना, तो चेस्ट कैविटी में जो एरिया है उसका वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि ये तो दूर दूर चले गए ना एक दूसरे से। रिब्स ऊपर को उठ गई, डायफ्राम नीचे को चला गया, तो एरिया क्या हो गया? इंक्रीज़। जब एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो आपका लंग्स पे प्रेशर था इस कैविटी की वजह से या डायफ्राम की वजह से, वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे, ठीक है। एक्सपैंड करने की वजह से जो उनके अंदर एयर मौजूद है, उस एयर के प्रेशर में क्या फ़र्क आएगा? एयर मौजूद है, एयर चूँकि आपके लंग्स एक्सपैंड कर गए, जगह ज़्यादा हो गई, तो फिर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम हवाओं में ये सारी बातें करें, हम एक इसकी डायग्राम से भी आपको बता दूंगी कि जैसे ही एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, सो उस डिक्रीज़ प्रेशर को इक्वलाइज़ करने के लिए क्या होगा कि बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर लंग्स में प्रेशर कम है, बाहर मतलब हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो एयर रशेज़ इनटू द लंग, ठीक है। जैसे ही एयर प्रेशर कम होगा तो बाहर की एयर जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी। सो इस सारे प्रोसेस को हम इस डायग्राम से देख लेते हैं कि ये जो आपके इंटरकॉस्टल मसल हैं रिब्स के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर को उठ जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसके डिस्टेंस से हिसाब लगा लें कि यहाँ और यहाँ ये देखिए रिब्स ऊपर को उठ गई, जिसकी वजह से आपका ये जो इसके बाद डायफ्राम की ये ओरिजिनल शेप है और ये यहाँ से नीचे को जाना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। जब ये एक्सपैंड कर जाएंगे तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। एक और चीज़ है एयर के आपके लंग्स के एक्सपेंशन से पहले कि जैसे ये नीचे को जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इधर को चले गए, एक्सपैंड हो गए, तो अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर की एयर जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, क्लियर। अब बिल्कुल इसका अपोजिट जो है वो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में होगा। पार्ट्स वही हैं सारे के सारे। सबसे पहले है इंटरकॉस्टल मसल, यहाँ पे हो जाएगा रिलैक्स, ठीक है। और उसके बाद रिब्स जो हैं दे विल बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। पहले रेज हो गई थी, अब वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। फिर डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होके अपनी ओरिजिनल कंडीशन में यानी डोम शेप में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि थोरेसिक कैविटी का एरिया डिक्रीज़ कर जाएगा। अब आप लोग खुद देखें कि रिब्स जो हैं वो भी वापस अपनी पोजीशन पे चली गई, जो डॉम शेप है वो भी ऊपर को चला गया, तो जिसकी वजह से ये दोनों ने प्रेशर अप्लाई किया तो जो थोरेसिक कैविटी का एरिया है वो कम हो जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का एरिया कम हो रहा है तो दे विल अप्लाई अ प्रेशर ऑन द लंग्स एज वेल, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो हवा मौजूद है उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। जब उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है यानी आपके एनवायरनमेंट में जो एयर मौजूद है, अब आपके लंग्स की निस्बत उस एयर का प्रेशर है कम, बाहर प्रेशर है कम और अंदर प्रेशर है ज़्यादा। दैट्स वाई दैट एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो आपकी एयर है वो फौरी तौर पर बाहर आएगी। उसे नहीं पता कि अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, उसने सिर्फ बाहर आना है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिज़िकल मूवमेंट, ठीक है। वो हमें पता है कि हम जो बाहर हवा भेज रहे हैं उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके भेजना है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को पता होता है। सो इसको आप डायग्राम से देख लीजिए कि ये इंटरकॉस्टल मसल जो थे ये रिलैक्स हो गए और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। देन ये जो डायफ्राम है ये भी डॉम शेप में चला गया यहाँ, और यहाँ से थोरेसिक कैविटी जो है वो बिल्कुल देखिए ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल आप देखें ये जो एरिया था पिछली डायग्राम में वो बिल्कुल
ख़त्म हो गया, ये एरिया बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और फिर इसी प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ये एयर जो है वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। अब बात करनी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सेंटर। यानी आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है, वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी हर तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो ब्रीदिंग को कंट्रोल ना करता हो? बिल्कुल नहीं, वो ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। और ब्रीदिंग का नॉर्मल रेट जो है वो हमारे पास होता है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दफ़ा जो है वो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हम सांस रोक सकते हैं, लेकिन ये समहाउ इनवॉलंटरी एक्शन होता है। हम इसको कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ये सबका अपना अपना स्टेमिना होता है, लेकिन हम ज़्यादा देर के लिए सांस नहीं रोक सकते। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर ऐसा नहीं करने देता। सो ये इस अमाउंट को भी मेंटेन रखता है 16 to 20, यानी कुछ लोगों का 17 होगा, कुछ का 18 होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ यू कैन से एक्टिविटी एज वेल। तो इसलिए मैंने कहा मिनिमम 16 है और मैक्सिमम 20 है। ठीक है, इससे आगे बात जाएगी तो फिर वो नॉर्मल में नहीं आएगा। अब उसके बाद हम कहते हैं कि इस 16 to 20 को जो कंट्रोल करता है आपके ब्रेन का पार्ट, वो बड़ा स्पेसिफिक पार्ट होता है, बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, जो कि इस नंबर को कंट्रोल करता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, वो आपके ब्रेन का हिस्सा जो आपकी सांस की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। इस रेस्पिरेटरी सेंटर ने एक्चुअली क्या करना है, आपके ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को एक्चुअली मेजर करना होता है। ठीक है, अगर ये कोई मेयार कायम नहीं करेगा तो ये इस नॉर्मल वैल्यू को मेंटेन नहीं कर सकता। सो इसने मेयार जो रखा हुआ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट 16 to 20 रहेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर रेस्पिरेटरी सेंटर हरकत में आ जाता है। ठीक है, और यही वजह होती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो हमारा ब्रीदिंग रेट फिर ज़्यादा हो जाता है, और कहने को 30 to 40 टाइम्स पर मिनट है, यहाँ तक भी जा सकता है। यानी जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हों, स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हों या कोई हार्ड जॉब कर रहे हों, भाग रहे हों, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इन कामों के दौरान जो है वो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। सो इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर क्या रोल प्ले करता है और कैसे करता है वो आप देखेंगे। जी ये देखिए, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं किसी भी किस्म की, तो उसमें हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, फिज़िकल मूवमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी फिज़िकल मूवमेंट होगी वहाँ मसल्स लाजमी इन्वॉल्व होंगे। सो मसल्स की मूवमेंट जो है वो एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस मूवमेंट को कैरी ऑन रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि मूवमेंट है ना तो एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से ही होगी। सो इस सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़, क्योंकि एनर्जी चाहिए, मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो फिर रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगी। इस रेस्पिरेशन के लिए एक तो हमें ऑक्सीजन बाहर से रिक्वायर है, इसलिए भी ब्रीदिंग रेट बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात क्या हो रही है जो कि हमारा ब्रेन पिक करता है, वो क्या कि इस रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट फौरी तौर पे जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को हिट करती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है जैसे ही इसको मैसेज मिलेगा, ये स्टिमुलेट होगा और ये फौरी तौर पे मैसेज जो है वो भेज देगा रिब्स और डायफ्राम को। ठीक है, क्योंकि यही उस पूरे मैकेनिज़्म को होल्ड किए हुए हैं ना, कि रिब्स रेज होंगी, डायफ्राम लोअर होगा, तब ही बाकी चेंजिंग आएगी। सो ये जो है मैसेज भेज देता है रिब्स और डायफ्राम को, जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज़ कर देते हैं।
इसी वजह से हम कहते हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी सेंटर उस अमाउंट को कम करने के लिए जल्दी जल्दी से फिर हम सांस लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें जितनी जल्दी हो सके। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।